ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू संडे के संडे। आप सबको संडे के संडे में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत मायानाज नाम, मोहतरमा आमना मुफ्ती साहिबा। आमना मुफ्ती is well known for showing social stigmas in her plays and उनके कुछ मशहूर ड्रामास में शामिल हैं जहेज, उल्लू बराए फरोख्त नहीं, गुगी और अभी उनका हाल ही में चलने वाला मैग्नम ओपस दिल ना उम्मीद तो नहीं। आमना के बारे में मैं एक आपको ये बात बताती चलूं कि उनसे बात करके, उनके साथ गुफ्तगू करके, वो आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही खातून है जो ब्रूटल सब्जेक्ट्स पे लिखती हैं और इतना खूबसूरत लिखती हैं, क्योंकि वो बहुत ही शाइस्ता जबान और बहुत ही मोहब्बत भरे लहजे में बात करती हैं। तो चले उनकी तरफ चलते हैं और उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आजकल क्या हो रहा है और वो हमें अपने ड्रामास के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में हमसे कुछ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ताखीर के साथ ही सही, लेकिन बहरहाल हमारा राब्ता तो मुमकिन हुआ। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आमना, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत मसरूफ रहती हैं। नहीं, मसरूफियत क्या रीमा, बस जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जब मैं ये समझती हूँ कि आप कुछ करना चाहते हैं तो चाहे जितनी भी उलझने होती हैं वो सुलझा के, वक्त क्या निकालना होता है, बस जिंदगी की जो उलझने हैं उनको सुलझा के और फिर बैठ के बातचीत करनी होती है अपने देखने वालों के साथ, अपने पढ़ने वालों के साथ। तो ये तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत और कारआमद टाइम होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आमना। एक छोटी सी बात बिल्कुल शुरू में मैं आपको ये कहती चलूं कि मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि आज आपने टाइम निकाला और संडे के संडे में आप आई। और इसके अलावा हमारा एक और प्रोग्राम होता है ड्रामा क्वींस, और उसमें जो मेरी ड्रामा क्वींस है वो भी बहुत खुश थी कि इस दफा हमारे साथ आप शामिल गुफ्तगू हैं, तो फिर कभी उनके साथ भी आपको हम गुफ्तगू करवाएंगे। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम, जब भी जी चाहे मैं हाजिर। बहुत शुक्रिया आमना। चले हम जो चीज मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाह रही हूँ, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी लिखा था कि आप ड्रामा निगार तो हैं, सबको पता है आप एक मायनाज नॉवलिस्ट हैं, आप स्क्रीन राइटर हैं, आपके प्लेस सुपर हिट प्लेस हैं आपकी बेल्ट में, लेकिन आप एक फार्मर भी हैं, एक किसान भी हैं। तो आप इसकी थोड़ी सी हमें मुख्तसरन थोड़ी सी तफसील बताइए, और आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगी, लिखने के अलावा आप क्या करती हैं, क्या शौक है आपके? जी रीमा, ऐसा सिलसिला है कि मेरा ताल्लुक मेरी पैदाइश भी एक फार्म पे हुई। तो आई वॉज रेज्ड ऑन अ फार्म, मेरे अब्बा भी एक फार्मर थे, और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड भी लकीली एक फार्मर है। तो मैंने अपना जो दूसरा प्रोफेशन है, मतलब लिखने लिखाने का, आप इसको शौक भी कह सकते हैं और प्रोफेशन भी कह सकते हैं, और जर्नलिज्म, इसको तो मैंने साथ रखा। लेकिन काश्तकारी या फार्मिंग ये तो मेरे खून में शामिल थी। और फिर एक बहुत बड़ी चीज जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आमतौर पे और पंजाब में खास तौर पे कई नस्लों में नजरअंदाज की जाती थी, वो ये था बेटियों को उनके हिस्से की जमीन देना। और वो इस वजह से नहीं दी जाती थी कि बेटियां काश्त नहीं करती थी ना, और दामाद भी नहीं काश्त करते थे, तो वो फिर उस मसले की वजह से वो अक्सर बेच दिया करते थे या इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे। तो मैंने इसीलिए अपनी जमीन खुद ही काश्त की कि अगर मुझे एक चीज मिली है, मैंने इनहेरिट किया है, तो क्यों मैं इस तरह से करूं कि मेरे, अगर हम ये बात करते हैं कि खवातीन भी एक चीज की हकदार हैं, तो आप उस चीज का हकदार अपने आप को साबित कीजिए ना। तो बस वो साबित करते करते फिर ये शौक, प्रोफेशन, अज़म, जज्बा और अब तो वे ऑफ लाइफ बन चुका है। और ये आपके नाम के साथ भी जुड़ चुका है, क्योंकि आपके साथ मैंने कई जगह पढ़ा और सुना है, नॉवलिस्ट, स्क्रीन राइटर, अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट राइटर एंड अ फार्मर। जी जी बिल्कुल, मेरी पहली पहचान एक फार्मर ही है और मैं समझती हूँ कि मेरी आखिरी पहचान भी एक फार्मर है। ठीक है आमना, चले ये तो हो गई आपकी कुछ पर्सनल लाइफ, आपकी हॉबीज। अब आते हैं आपके ड्रामास की तरफ। आमना, इतने सारे आपने ड्रामास लिखे, उनके हमें सब्जेक्ट्स भी पता हैं, आप काफी टैबू सब्जेक्ट्स पर लिखती हैं, इनमें से आपके पसंदीदा ड्रामास कौन से हैं? और आप इतने सोशल स्टिग्मास के ऊपर क्यों लिखती हैं? आप सीधा सीधा सास बहू के ऊपर क्यों नहीं लिखती? अच्छा, ऐसा है रीमा के सास बहू पे भी मैंने लिखा, जहेज, दिल मोहल्ले की हवेली, और मोल में भी थोड़ा बहुत सास बहू का भी जिक्र था।
असल में जिंदगी के मुख्तलिफ मसाइल का मुख्तलिफ प्रपोर्शन होता है। तो सास का मामला जो है वो भी होता है, क्योंकि हम लोगों ने शादी के इंस्टीट्यूट को खासा खराब कर रखा है, तो उन मसाइल पे भी बात करनी चाहिए, तो उन पे भी जी बात की गई। लेकिन ये है कि वो इतना बड़ा प्रोपोर्शन नहीं है हमारी जिंदगी का। मतलब देखिए, खुदा सबकी सासों को सेहत दे, जिंदगी दे, हमने भी कल को सास बनना है, क्योंकि सास भी कभी हाँ, बहू थी। तो लेकिन ये है बिल्कुल। कि बहरहाल कहीं ना कहीं वो हमारी जिंदगियों का कुछ थोड़ा सा हिस्सा तो होती हैं। हम उनके साथ चाहे 10 साल रहें, चाहे 12 साल रहें। कुछ खुश नसीब खवातीन ऐसी होती हैं जो बहुओं के साथ बड़ा तवील अरसा भी रहती है। मेरी अपनी सास मेरे साथ 17 साल रही, तो इतने के लिए एक आधा ड्रामा तो बन जाता है ना। लेकिन ये है कि वो मसाइल जो पूरी जिंदगी पे मुहित है और जो प्रोपोर्शन वाइज ज्यादा लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बात करनी। और ये वो मामलात हैं जो हम अपनी अम्मी के पास भी जाके कर लेंगे। मैं एज अ फ्रेंड आपको फोन करके भी इससे कोई मशवरा ले लूंगी। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कोनों खुदरों की कहानियां हैं, जो हमारी जिंदगी के उन तारीख पहलुओं की कहानियां हैं जिनके ऊपर हम लबकुशाई की जरूरत ही नहीं करते, तो उन पे बात भी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने दूसरे टॉपिक्स पे जरा उनको ज्यादा कोशिश की कि उन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं बात कर पाऊँ। तो इस तरह से फिर ये ड्रामे जो थे, ये डाइवर्स टॉपिक्स इनमें डिस्कस। ठीक है आमना, तो ये जो आप इतने सारे आप सोशल स्टिग्मास के ऊपर लिखती हैं, कभी कभार आपको राइटर्स ब्लॉक होता है? कोई खास आपका कोई टाइम होता है कि मैं सिर्फ इस टाइम पर लिख सकती हूँ, इस टाइम पर नहीं लिख सकती? तो राइटिंग के लिए क्या जरूरियात होती है एक राइटर को कि वो अपना बेस्ट दे सके? अच्छा, इसमें ऐसा है कि रीमा, मैंने अपने जो बुजुर्ग हमारे जो थे राइटर्स, उनके मैंने बड़े किस्से सुने थे। भाई ऐसा माहौल हो, कोई तंग ना करे, बड़ी ये हमने भी खामोशी सुना है, ये भी सुना है ना। है। हाँ अच्छा, हाँ। फिर एक बुजुर्ग वो भी थे जो कहते थे कहीं से आमद होती है, कहीं से ख्याल आता है, ये कोई आता एग्जैक्टली है। ठीक मैंने है, भी ये सुना है, सारी आमद चीजें होती हमने है। ये सब हमने सुनी थी। अच्छा, ये ऐसा है कि लिखना जो है वो एक इनफैक्ट है तो अता, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये खुदा की अच्छा। अता है। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी चीज जो राइटिंग के लिए, जो राइटर के लिए मैं अहम समझती हूँ, मेरी जिंदगी के तजर्बे का जो निचोड़ है, वो कन्विक्शन है। आप लिखना चाहते हैं तो आपको जरूरत नहीं है एक स्टडी की, आपको जरूरत नहीं है खामोशी की, आपको बिल्कुल भी किसी शय की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन की जरूरत है और एक जी ऑब्जर्वेशन की। और उस ऑब्जर्वेशन को अल्फाज की सूरत में ढाल के अपने पढ़ने या देखने वाले या सुनने वालों के सामने लाने। तो जब तक आपके अंदर वो लिखने की ख्वाहिश नहीं बेदार होती, तो आप नहीं लिख सकते। अच्छा, जहां तक ताल्लुक ये है कि एक खास रूटीन होता है या नहीं होता, राइटर्स के रूटीन होते हैं और रूटीन बदलते भी रहते हैं, थ्रू आउट द लाइफ भी रहते हैं, चेंज भी होते रहते हैं। मैं जैसे अक्सर कभी, मैं पहले बहुत अर्ली लिखा करती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, उन अच्छे दिनों में जब स्कूल खुले हुए होते थे और बच्चे स्कूल जाते थे घर तो खाली होता था। जी जी, तो वो ये था कि मॉर्निंग में बच्चे चले जाते थे, तो वो 2-4 घंटे बहुत अर्ली मॉर्निंग के 6 o'clock से 10 o'clock तक, तो उस वक्त में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है और बिल्कुल आप ख्याल से ख्याल जोड़ के लिखते थे। शाम को मैंने इसलिए लिखती थी कि शाम का वक्त बड़ा खूबसूरत होता है, आप कभी वॉक पे निकल गए, कब आप वैसे ही शाम का नजारा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में और पंजाब में खासकर शाम इतने रंग बदलती है कि शाम को क्या कागजों के साथ स्याह करना। तो इस तरह से ये फिर एक मेरा आपका तो मॉर्निंग अपना का एक पार्ट है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस खूबसूरती के साथ ज्यादा वक्त गुजारा जाता था, कागजों के साथ रात का वक्त या सुबह का वक्त जो होता है। तो लेकिन ये है कि अब कोविड में रूटीन चेंज हो गया है, तो वो अक्सर ये होता है ठीक। कि दोपहर को लिखा जाता है, क्योंकि दोपहर का वक्त जरा खामोश अब होता है। तो ये चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, हालात के साथ, आपको जब जो वक्त मिल जाता है लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आमना। तो चलिए, आपका जो आजकल का जो करंट ड्रामा है, जो मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे कि मैं कब वो लेकर आऊं और आपसे उसके ऊपर गुफ्तगू करूं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, कुछ इसके बारे में बताइए। कश्यप फाउंडेशन का आई अंडरस्टैंड ये प्ले है, तो आपके लिए ये स्टोरी कैसे आपके जहन में आई, और कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताइए कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर आपका पसंदीदा है। और मैं स्पॉइलर तो नहीं देना चाहूंगी, कि ये नहीं कहूंगी कि आप हमें आगे का बता दें, लेकिन क्या कोई हम गुड एंडिंग के लिए, हम अच्छी एंडिंग के लिए कुछ रखें होप? अच्छा, इसमें रीमा ऐसा है कि कश्यप फाउंडेशन का सिलसिला ये होता है कि वो मुख्तलिफ, आपको पता ही है कि मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत को देखते हैं जिनसे उनको लगता है कि बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं।
تو وہ ان کا جو اسٹوری وہ پک کرتے ہیں وہ ان کی ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ میجورٹی کا مسئلہ ہے. اس کے بعد وہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کسی رائٹر کے ساتھ، پچھلی 2 کہانیاں ان کی میں نے یہ اور اس سے پہلے میں نے لکھی، تو وہ بات کرتے ہیں کہ کیا آپ اسی ٹاپک پہ لکھنا چاہ رہے ہیں. تو جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا کہ ہاں یہ تو ایک ایسی چیز ہے وومن ٹریفکنگ، اور میں اکثر اسی طرح کے موضوعات پہ چونکہ بات کرتی ہوں تو میں اس سے اخلاقی طور پہ اور نظریاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتی ہوں. پھر کچھ تھوڑی سی ایک رف سا اسکیچ کہانی کا ایک ورک شاپ ہوتی ہے، اس میں انہوں نے کچھ ذکر کیا، لیکن یہ کہ بہت سارے ٹریکس ہیں اس میں اور بہت ساری چیزیں، کیونکہ وہ ایک ٹاپک میں پلے میں کافی ساری چیزیں لے کے آنا چاہ رہے تھے. تو یہاں پہ آپ کے لیے چیلنج ہوتا ہے بینگ اے رائٹر. جو رائٹر کہتے ہیں نا کہ ہم ڈیمانڈ پہ نہیں لکھ سکتے، وہ بھی اپنی جگہ شاید وجہ ہوتے ہیں، لیکن مجھے ایسی چیزیں چیلنجنگ لگتی ہیں. اکانومی آف کیریکٹرز اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن بہت سارے کرداروں کو لے کے اور ان کرداروں کی انڈیویجویلٹی کو ہارم کیے بغیر چیلنج کو قبول کیا اور میں نے کہا جی میں یہ لکھوں گی. حالانکہ مجھے کردار نظر آ رہے تھے کہ اس میں بہت سارے ایڈ ہوں گے کیونکہ بہت سے ٹریک ہیں، وقت کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا، تو یہ ٹیکنیک ڈرامے میں اس طرح سے یوز ابھی نہیں کی تھی. اسٹوری میں ہمارے ہاں جو ٹیلی ڈراما ہوتا ہے اس میں لینئر اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے، یہ نان لینئر اسٹوری ٹیلنگ ہے اور وقت بہت آگے پیچھے کیا گیا ہے. تو مجھے یہ بڑا چیلنجنگ سا لگا اور میں نے پھر اس کو لکھا. اور جہاں تک تعلق ہے ریلیف کا، تو اگر دیکھیے میں اپنی کہانی میں ریلیف دے دوں گی نا، ریلیف کی کتنی خواہش ہے میرے دیکھنے والوں کو بھی، آپ سب کو بھی، ہم سب کو بھی. تو میں یہی چیز تو پیدا کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے ہم سے دیکھا نہیں جا رہا اور جو لوگ سہ رہے ہیں تو ان سہنے والوں کے لیے کیا سچ مچ ہم کوئی ہیپی اینڈنگ دے سکتے ہیں اپنے اپنے اینڈ پہ؟ تو ہم اپنے اپنے اینڈ پہ ہم لوگ خود اپنی ایک ہیپی اینڈنگ دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بچہ ہے جو آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے تو آپ اس کو جمی والی زندگی نہ گزارنے دیجیے، ایک ہیپی اینڈنگ دیجیے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی نسیم زہرا ہے تو آپ اس کی زندگی کو ایک ہیپی اینڈنگ دیجیے. اگر آپ کی زندگی میں کہیں پہ ایک اللہ رکھی آ جاتی ہے تو اس کے لیے ایک ہیپی اینڈنگ کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ میرے ہاتھ سے زیادہ آپ لوگوں کے اختیار میں ہے. میں تو اپنے کرداروں کو 1 منٹ میں کہیں بھی پہنچا سکتی تھی، لیکن جو حقیقی کیریکٹر آپ لوگوں کے ساتھ ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ان کو لے جا کے ہیپی اینڈنگ دیجیے. اگر میں دے دیتی تو شاید وہ جو تکلیف آپ کے دلوں میں رہ جائے گی، یہ میں نہیں بتاؤں گی کہ میں نے دی ہیپی اینڈنگ کے نہیں، لیکن بہرحال یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جی یہ میں نہیں بتاؤں گی کہ اینڈنگ کیا ہے، لیکن بہرحال یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں اگر ایسے کوئی لوگ آئیں تو ان کو آپ خوشیاں دیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. بہت بہت خوبصورت آپ نے بات کی آمنہ. تو یہی میرا خیال ہے کہ میں بعد میں پوچھتی، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے میرے ایک دوسرے سوال کا جواب مل چکا ہے کہ آپ کے جو ڈراماز ہیں ان کا میسج یہی ہے کہ سوسائٹی کو ہمارے ان چیزوں کا احساس ہو اور وہ خود آگے بڑھ کے اس کو اون کریں اور اس میں کچھ بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں. Is this the message جو آپ اپنے ڈراماز میں دینا چاہ رہی ہیں؟ جی ہم کہہ سکتے ہیں ریما. دیکھیے مجھے جب بھی میرے کانٹینٹ والے فرینڈس ہیں وہ کہتے ہیں آمنہ آپ مزاح بہت اچھا لکھ سکتی ہیں، تو آپ مزاح کیوں نہیں لکھتی؟ تو مجھے فیض صاحب یاد آ جاتے ہیں کہ وہ جیسے وہ انہوں نے اپنی نظم میں کہا نا کہ میرے ہمدم میرے دوست، اگر مجھے اس کا یقین ہو. وہ نظم آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہوگی. تو میں بھی ان کی طرح وہ گیت سناتی رہوں، میں بھی وہی خوبصورتی کی باتیں کرتی رہوں، لیکن بات وہی ہے نا کہ تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ سب پاک مسیحا میرے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا. تو بات یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں گیت گاتی رہتی، لیکن یہ جو چاروں طرف مسائل ہیں ان کو بھی تو کسی نے حل کرنا ہے، ذکر تو کرنا ہے نا ان کا. بالکل بالکل صحیح کہا آمنہ آپ نے. تھوڑا سا ڈراماز کے اوپر اگر واپس آتے ہیں، کیا آپ اس بات سے، میری بات سے آپ ایگری کریں گی کہ جو ہمارے ڈراماز ہیں، پاکستانی ڈراماز ویسے تو ابھی بھی بہت مشہور ہیں، لیکن جو مقام ان کا ایک پہلے ہوتا تھا، میں حسینہ آپا کی بات کروں گی، اشفاق احمد صاحب کی بات کروں گی، کیا وہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا ڈاؤن فال آیا ہے، یا ڈاؤن گریڈ ہوا ہے تھوڑا سا ڈرامہ، پاکستانی ڈرامہ؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں جن کا میں بارہا ذکر کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ جب 70s سے 80s تک ہمارا گولڈن ٹائم شمار کیا جاتا ہے
तो वो दौर आप देखिए कि टेलीविजन का कंपटीशन नहीं था और फिल्म तकरीबन आप समझ लीजिए इस दौर में खत्म हो गई पाकिस्तान में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो सिर्फ ये रहा। दूसरी बात ये थी कि टेलीविजन सेट जो था वो एक लग्जरी था, वो चंद लीड्स के घर में था। तो जब व्यूअर्स थे उस तरह के, तो जो टॉपिक्स का जिक्र होता था, क्लास सोशियो इकोनॉमिक क्लास ऑब्वियसली होती है, तो फिर उस तरह के टॉपिक्स के ऊपर चीज लिखी जाती थी। दूसरी बात ये थी कि जो हमारा पीटीवी था वो स्टेट रन टेलीविजन था, तो उनको उस तरह से मसाइल नहीं थे, उनके अखराजात जो थे वो और जराए से भी पूरे होते थे। तो उनको सिर्फ और सिर्फ ये इस पे डिपेंड नहीं करता था कि हम कमर्शियल एस्पेक्ट को देखें। तीसरी चीज ये थी कि जैसे मैंने अभी कहा कि व्यूअरशिप बहुत लिमिटेड, तो उसके बाद देखिए कि बहुत सारी चीजें सामने आ गई। पीसीआर आया पहले कम्पीट करने के लिए, फिर केबल नेटवर्क आ गए, फिर बाहर का कंटेंट आ गया जो कि इनसे कम्पीट कर रहा था। फिर ये है कि पाकिस्तान में जो पैसा आया तो हमारी एक मिडिल क्लास डेवलप हुई, टेलीविजन सेट्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गए और केबल नेटवर्क आया, तो केबल नेटवर्क सस्ता होने की वजह से बाहर की भी हम बहुत चीजें देखने लगे। इन सब चीजों का इन्फ्लुएंस जब आता है पाकिस्तानी ड्रामे के ऊपर, तो वो जो पीटीवी का स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड हम मेंटेन नहीं रख पाते। और स्पेशली जब इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर आता है जिसको उसी से कमाना है और उसका जरिया आमदन सिर्फ इश्तेहारात पे टिका हुआ है, तो फिर ये तो बात होगी। और जब कहा जाता है ना कि सेलेबिलिटी, तो हम पहली बात ये करते हैं कि ड्रामा इज अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो जब हम बात कर लेते हैं कि चीज सेलेबल है कि नहीं, तो फिर आर्ट्स कहाँ रह गया? और जब तो फिर आर्ट वो नहीं तो रह गया तो कमर्शियल हो मयार, गया। जी फिर मयार नहीं रह गया। तो इन चीजों को हमें देख के रैशनली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसमें ना राइटर्स का कसूर है और ना व्यूअर्स का, ये एक वक्त की बदलती लहर है जिसके साथ ये सारी सूरत हाल हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आमना, क्योंकि ड्रामा अब सिर्फ एक मुख्तसर एक 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 पीटीवी का ड्रामा नहीं रह गया जब सड़कें खाली हो जाती थी। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि सड़कें तो शायद ना खाली हो, लेकिन लोग अपने लैपटॉप अपने यूट्यूब से आपका ड्रामा देखने के लिए जरूर चिपक जाते हैं, बहुत टाइम निकाल के, और आपके ड्रामाज देखे जाते हैं। इतना तो मैं आपको एज अ व्यूअर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है। आप ना मुझे ये बताइए कि कुछ कैरेक्टर्स जो आप लिखती हैं जब आप ड्रामा लिख रही होती हैं, तो मैंने ये नोट किया है कि उल्लू बराए फरोख्त तो नहीं, उसमें आपके साथ नुमान एजाज थे और थी यमुना जैदी, और हमने उनको फिर देख रहे हैं देखा उम्मीद तो नहीं। तो जब आप कुछ लिखती हैं, कोई कैरेक्टर बनाती हैं, क्या आप किसी एक्टर को अपने जहन में रखती हैं या उसमें आपका कोई हाथ नहीं होता है, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही आपको बताते हैं? देखिए इसमें यह है कि वक्त बहुत तेजी से तब्दील हुआ है रीमा। जिस वक्त मैंने इब्तदा की थी ड्रामा लिखने की, नॉवल में लिख रही थी, अफसाना लिख रही थी, वहां से जब मैं ड्रामे की तरफ आई तो उस वक्त हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो, क्योंकि राइटर्स उस वक्त भी, यानी पहली समझ लीजिए आपके हमारी जनरेशन थी जो प्राइवेट ड्रामा इंडस्ट्री के लिए लिख रही थी, उस वक्त भी एक बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत एतमाद था हम लोगों के ऊपर, हमारे प्रोड्यूसर्स का, हमारे डायरेक्टर्स का। तो उस वक्त कास्टिंग सारी हमारे मशवरे से की जाती, एक एक चीज के लिए मशवरा लिया जाता। अच्छा। दूसरी बात ये थी कि जी, दूसरी बात ये थी कि उस वक्त हमारे पास अवेलेबिलिटी भी थी ना, इतनी चीजें तो बन रही थी, लेकिन अभी ये था कि जो हमारे एक्टर्स थे वो स्पेशली, उनको भी ये ख्वाहिश होती थी कि हमें ये कैरेक्टर मिल रहा है तो हम करें, वो दूसरा कैरेक्टर छोड़ के उस पे आते थे। अच्छा अच्छा जी। भी रखा जाता है, अभी भी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर ये कहते हैं कि आपके जहन में कौन है इसके लिए, और हम बात भी करते हैं। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जिन लोगों की के लिए मैं कहती हूँ या जिनके लिए डायरेक्टर की ख्वाहिश होती है, उनके पास डेट्स नहीं होती, तो हमें उसी टाइम स्पैन में अच्छा। बहुत से लोगों की और डेट्स ली होती हैं, तो वो कई दफा ऐसा नहीं भी होता, लेकिन कई दफा ऐसा होता भी है कि उनकी डेट्स क्लैश कर जाती है शूटिंग की, तो हमें उनकी जगह दूसरे लोग लेते हैं। तो आपको चेंज करने पड़ते हैं एक्टर्स। ठीक है। तो ये दिल ना उम्मीद तो नहीं आमना, इसके जो कैरेक्टर्स हैं इसमें आपका पसंदीदा कौन सा है, और कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको आपने देख के कहा कि ये तो इसने वाकई इंसाफ कर दिया, जो मैंने लिखा था इसने बिल्कुल वही पोर्ट्रे किया है? देखिए एक्टिंग का ये है कि इसमें इस कदर लोग हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें इकोनॉमी ऑफ कैरेक्टर्स तो हमने बात ही नहीं करनी थी, क्योंकि हमने मुआशरा दिखाना था, मुआशरे में चंद लोग तो नहीं होते।
تو اس میں جو سپورٹنگ کاسٹ نے کام کیا ہے، دیکھیے یمنا اپنے آپ کو منوا چکی ہیں یا نعمان اپنے آپ کو منوا چکے ہیں، اور وہ میں ان کے کام کی باقاعدہ فین ہوں، یا نوید آپا ہیں یا اور لوگ ہیں. بالکل یہاں جن لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل منوایا وہ ہماری سپورٹنگ کاسٹ ہے. مجھے ان لوگوں کے، ان جونیئر آرٹسٹ کے نام بھی کچھ کے بہت سو کے تو یاد ہیں، کچھ کے نام بھی مجھے ذہن سے، میری یادداشت تھوڑی کمزور ہے تو محو ہو جاتے ہیں، لیکن بھائی کمال کی انہوں نے، چاہے وہ ایک انسپیکٹر کے ایک چھوٹے سے رول میں آئے ہوں، چاہے وہ جیسے افی بھائی نے جی کیا ہے رانجھے بابا رانجھا کا رول کیا ہو، چاہے وہ بابا بالکل جو بالکل چائے والا بابا ہے چاہے اس کا رول ہو، مگر ان بالکل لوگوں نے ایسے جیدار اچھے انداز میں ایکٹ کیا ہے کہ وہ کہیں سے سپورٹنگ کاسٹ لگی نہیں رہی. اور یہ چیز جی. میرے لیے اتنی ایک خوشی کا باعث ہے کہ جو تجربہ میں نے کیا تھا اس میں یہ سب لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے اور اس تجربے کو ناکام نہیں ہونے دیا. آئی تھنک آپ کے ساتھ جو آپ کی ٹیم تھی اس کا فائدہ ہم ویورز کو بھی بہت ہوا ہے کہ پھر ہمیں ایسی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہم اتنا انجوائے کر رہے ہیں کہ یہ جو بھی آپ نے بات کہی کہ صرف لیڈ کیریکٹرز ہی نہیں، ہم سپورٹنگ کاسٹ کو بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں. اسی میں بابا رانجھا اور ایک جو ان صاحب کا کردار ہے جو میں نام بھول رہی ہوں، جو صاحب مولوی بنے ہوئے ہیں اور جو بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہوتے ہیں، شیروانی صاحب. اور انہوں نے جو آمنا، میں آپ کو اپنا ایک پرسنل وہ دیتی ہوں، انہوں نے جس طرح سنڈریلا کی کہانی کا ایک رخ پیش کیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا. اور جب میں نے وہ سنا تو میں تو بڑی حیرت میں بیٹھ گئی کہ ویسے کیا ایسا بھی کوئی سوچ سکتا ہے. وہ کیریکٹر آپ نے کیسے ڈیولپ کیا؟ جی ریما، یہ کچھ کیریکٹر ایسے ہیں جو بہت مجھے زندگی میں انہوں نے چڑھایا ہوا ہے، مطلب زندگی میں جی ملے ہیں تو ان کے اس قسم کی ریشنل باتوں سے، اور جو کہ وہ اپنا بڑا ریشنلی پروف کرتے ہیں پوائنٹ، مجھے بہت کوفت ہوئی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب میں بہت بڑا فین، میں بھی فیری ٹیلز کا نہیں ہوں، میں کہتی ہوں لڑکیوں کو تھوڑا سختی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ایک حصہ ہے زندگی کا، ایک کہانی ہے، اس کو ہم اس جی طرح سے وہ نہیں کر سکتے. ہماری ڈیولپمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، خواب بھی دیکھنے چاہیے. تو ایک بس صاحب، اب کیا نام ان کا لوں، وہ اس طرح کی باتیں میں نے ان کی سنی، بڑے مشہور شخصیت ہیں. تو اکثر اچھا میرے ساتھ اکثر وہ سٹیج شیئر کرتے تھے، تو پہلے تو بیٹھے ہوئے بڑی پروگریسو باتیں کرتے تھے چائے کے ٹائم پہ یا کہیں اور جو ہی سٹیج کے اوپر جاتے ہیں تو وہ ایک اور ہی روپ بدل جاتا ہے اور وہ ایک اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آتی تھی. وہ کردار میرا شیروانی کے روپ میں ڈھل گیا. اور اسی طرح جو بابا رانجھا کا کیریکٹر ہے، یہ بڑا جی ایک تکلیف دہ چیز میں سے اٹھا، اسی لیے میں نے اس کو تھوڑا سا کامک ریلیف دینے کی کوشش کی. یہ آپ کو وہ بچی یاد ہوگی، قصور کی ایک بچی تھی جی زینب جی، تو جی اس کے جی ابڈکشن میں جو ایک مجرم انوالو تھا، جو پتہ نہیں بعد میں پکڑا گیا کہ نہیں، حالانکہ میں نے فالو کیا لیکن مجھے اس کا نہیں پتا چل سکا، وہ بابا رانجھا تھا اور اس کا ڈیرا تھا جہاں سے وہ چیزیں ملی فرانسک والوں کو، جہاں پہ اس بچی کو پہلے رکھا گیا تھا اور بچوں کو بھی رکھا گیا تھا. تو وہ بابا رانجھا وہاں سے بھاگ گیا تھا. میرے ذہن میں اس کا ایک نام دب کے رہ گیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں اس کو کہیں ڈاکیومنٹ کر دوں. تو جب میرے سامنے یہ چیز آئی تو میں نے اس کو رکھا. اور جو اس کا وے آف ٹاکنگ تھا وہ میں نے اس لیے تھوڑا سا ایسا کامیکل سا رکھا کہ اس طرح کے جو کیریکٹر بہت ہی برے ہوتے ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا کامک کر دیں گے تو ہمیں بھی تو لکھتے ہوئے ایک تھوڑا سا ریلیف لکھنے والے کو بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ شاید میں ویور نے کو اپنے بھی وہ ریلیف کے لیے اٹریکٹ کیا اس نے بہت. اس کے جو گاگ کے جو بولنے کا گانے کا انداز تھا، جب وہ بولتے ہیں اور تو وہ گا کے بولتے ہیں، وہ بہت اٹریکٹیو لگا میرے خیال سے سب ویورز کو. آمنہ یہ بتائیے کہ دل نا امید تو نہیں میں اتنی خوبیاں ہم نے بیان کر دی، اتنے ہم نے کیریکٹرز کے اوپر بات کر لی، میسج بھی آپ جو دے رہی ہیں بہت ہی صحیح ہے، بالکل ہونا بھی چاہیے. پھر بین کیوں ہوا تھا آپ کا؟ پیمرا نے اسے بین کیوں کیا؟ ہاں، یہ جو بات ہے نا بین کرنے کی، یہ مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کئی دفعہ. دیکھیے میں نے کیونکہ میں ایک جرنلسٹ تو نہیں کہہ سکتے، بس ایک میرے پاس ڈگری میس کمیونیکیشن کی ہے اور میں کالم ایک چھوٹا موٹا لکھتی ہوں. تو صحافی تو بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ میں اسی پیشے سے کہہ لیجیے، شعبے سے کہہ لیجیے، اسی میں نے اپنی جو روایتی تعلیم تھی وہ اسی میں لی. تو میں نے پریس لاز پڑھے ہیں، میں نے ضابطہ اخلاق بھی پڑھا ہے، اور چونکہ میں اسی معاشرے میں رہتی ہوں تو مجھے یہ بھی علم ہے. اور ظاہر ہے میں ایک میرڈ لائف بھی گزار رہی ہوں اور
एक फैमिली लाइफ पे गुजार रही हूँ अपने खानदान की, तो मुझे पता है कि क्या बात है जो की जानी चाहिए और कैसे की जानी चाहिए। और आज तक मुझे कभी ये कहने को नहीं मिला कि तुमने गैर मोहतात गुफ्तगू की। तो जब इसको बैन किया गया तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई। फिर मुझे ये ख्याल आया कि देखिए, ये तो इस तरह के जब मामलात होते हैं, ऐसी चीज को जब आप बैन करते हैं तो आप एक तरह से कर ये रहे होते हैं कि उसकी शोहरत में इजाफा करते हैं। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। और बैन करने वालों का ये ख्याल था कि इसमें इखलाकी अख्तार की धज्जियां वज्जियां उड़ा दी गई हैं। अच्छा, अब वो अखलाकी अख्तार की धज्जियां जो सचमुच उड़ा रहे होते हैं उनको तो कभी बैन नहीं किया गया। तो बस ये थोड़ी सी एक अपना कोई आईने में चेहरा नजर आया होगा शायद। बिल्कुल ठीक आमना। आमना, वक्त हमारे पास आपको पता होता है संडे के संडे में थोड़ा महदूद होता है, बातें मुझे आपसे बहुत करनी है, बट मैं आपके वर्क स्टेशन से क्या हम देखें, हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आप हमें क्या दिखा रहे हैं? व्हाट्स इन द पाइपलाइन? जी, मैं अभी ऐसा है कि मैं 2 चीजों पे काम कर रही हूँ और वो दोनों थोड़ी सी मतलब उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा जरा आर्टिस्टिक जो एक चीज होती है, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, उसके ऊपर, क्योंकि मैं उस तरह से नहीं लिख पाई। ज्यादातर मैं ऐसी सख्त चीजों पे बात करती रही और अदब बराए जिंदगी के ऊपर बात करती रही। तो मेरा कभी कभी जी चाहता है कि थोड़ा सा जो हमारे आर्टिस्टिक पहलू है, हमारा जो म्यूजिक है उस पे, हमारा अदब जो है उस पे बात की जाए। तो मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं और अभी देखिए वो किस चैनल से आते हैं, क्योंकि मुझे पता भी नहीं होता मैं किस चैनल के साथ लिख रही हूँ और निकलूंगी किस चैनल के साथ बाहर, तो ये नहीं पता होता क्योंकि कई दफा बहुत सारे मसाइल बीच में आते हैं। तो चैनल में अभी नहीं हिसाब से तो ये ट्रू जी रिंग जी करता है बिल्कुल। कि कौन तो सा लेकिन ये है कि एक म्यूजिकल है, एक अगर हम उसको म्यूजिकल कह सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन, मतलब वो उसको हमने म्यूजिक की जो बेसिक एक सारा उसका सिनेरियो म्यूजिक पे बेस्ड है। और दूसरा जो मैं कर रही हूँ वो थोड़ा सा हमारा अदब से रिलेटेड है। और उसको देखिए, हमारे जो अदब के जो समझ लीजिए कि अंदर खाने की कहानियां हैं, थोड़ी सी उनको हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो देखिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में दोनों चीजें आगे पीछे स्क्रीन पे आएंगी, अगर आप आई तो। जरूर जरूर इंशाल्लाह, हम तो यही दुआ करेंगे कि आपका काम जो भी है हम ना वो हमें देखने को मिले, क्योंकि अब तक तो हमने सभी एंजॉय किया है। क्या हम आपको आपके ही किसी प्रोग्राम में ऑन स्क्रीन भी देखने की होप रखें? देखिए, ये तो वक्त बताता है। बिकॉज आई थिंक कि आप तो, अगर आप अपने काम जो अभी आपने बोला है, आप अगर उस काम को उजागर करें, स्क्रीन पर आए, हमें बताएं, तो मेरे ख्याल से पर्सनली मुझे तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। जाते जाते अगर आप जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो राइटिंग का शौक रखते हैं, कुछ 2 लफ्जों में उनको बता दीजिए कि क्या जरूरी है, वो क्या करें और किस तरह वो आपकी तरह आपके मकाम पर पहुंच सके। जी देखिए, मकाम तो बस खुदा ने जो लिखा होता है वही मिलता है, लेकिन ये है कि हमारे इख्तियार में जो है, नए लिखने वालों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने जो भी काम करना है, अगर आप अपनी जबान में करेंगे, जो भी मादरी जबान, जरूरी नहीं कि उर्दू है, पंजाबी है, जो भी हमारी मादरी जबान है, मैं ये समझती हूँ कि मादरी जबान में लिखा हुआ काम जो होता है वो जरा ज्यादा आपका ग्राउंडेड होता है। तो इस बात को भूल जाइए कि हमारी जबान कितने लोगों तक पहुंचती है और कितने लोगों तक नहीं पहुंचती। बात पहुंचती है, ट्रेवल करती है, कहानी जिसके लिए कही जाती है उस तक पहुंच जाती है। तो एक तो अपनी जो भी आपकी मादरी जबान है आप उसमें लिखिए ताकि आप उसमें कंफर्टेबल हो। और दूसरा ये है कि लिखने के लिए सबसे बड़ी चीज है कन्विक्शन। आपके पास लिखने की कन्विक्शन होनी चाहिए और आपके पास ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, और बगैर मुशाहिदे के कोई शय ना लिखिए, वो चीज मत लिखिए जिससे आप नजरियाती तौर पे अपने आप को साथ उसके खड़ा हुआ महसूस नहीं करते। बेरूह चीजें मत लिखिए, वो चीजें लिखिए जिनकी रूह आपकी रूह के साथ ज्वाइन है, अटैच्ड है, वो बात। बिल्कुल ठीक, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आमना, आपने टाइम निकाला, आप आई, और आपके सारे जो फ्यूचर एंडेवर्स हैं उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको हमारी शुभकामनाएं कि आपको हम फिर देखें, आपके काम को हम फिर देखें टीवी पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आमना, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत